Hello everyone, welcome to Ayur Core. This is lecture 2 of चरक संहिता रैपिड रिवीजन सीरीज। प्रीवियस लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 4 के जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते थे वो हमने डिस्कस किए। चैप्टर नंबर 1 से 4 आपका है भेषज चतुष्क। ठीक है, आज के इस लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट चतुष्क दैट इज स्वस्थ चतुष्क को डिटेल में कवर करेंगे। इस लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 5 से लेकर चैप्टर नंबर 8 को विद ऑल द इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स एंड विद ऑल द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिटेल में कवर करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। स्वस्थ चतुष्क का जो पहला चैप्टर है दैट इज मात्राशीतीय अध्याय। ठीक है, देखो आयुर्वेद का प्रयोजन क्या है? स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च। जो इसका जो सेकंड पार्ट है ना दैट इज आतुरस्य विकार प्रशमनम च, वो हम कैसे करेंगे वो हम भेषज चतुष्क में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अब हम जो इसका पहले वाला पार्ट है दैट इज स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, यानी स्वस्थ के स्वास्थ्य की रक्षा कैसे करें, ये इन 4 चैप्टर्स में आचार्य चरक ने बताया है। ठीक है, जिसमें से पहला जो चैप्टर है दैट इज मात्राशीतीय अध्याय। मात्राशीतीय अध्याय में आपका मात्रावत आहार का वर्णन है और दिनचर्या का वर्णन है। ठीक है, देखो कौन से चैप्टर में किस किस टॉपिक्स का वर्णन है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि एमसीक्यूज में जब क्वेश्चंस आते हैं ना कि ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये कहाँ पे बताया गया है, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट विथ मात्राशीतीय अध्याय। सबसे पहला जो बताया दैट इज आहार मात्रा। आहार की जो मात्रा होता है वो अग्नि बल अपेक्षणी, यानी आहार की मात्रा आपकी अग्नि के बल पे डिपेंड करती है। ठीक है, जिसकी मंद अग्नि है उसको अगर आप गुरु आहार दे दोगे तो क्या वो पचा पाएगा? वो नहीं पचा पाएगा। ठीक है, और जिसकी बहुत ही ज़्यादा तीक्ष्ण अग्नि है उसको आपने लघु भोजन दे दिया तो उससे क्या होगा? उसकी भूख कभी शांत नहीं होगी। ठीक है, तो इसीलिए आहार की जो मात्रा है वो अग्नि बल अपेक्षणी, ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है। फिर नेक्स्ट जो पॉइंटर है उचित आहार मात्रा एक्चुअल में क्या होती है, यानी देखो भोजन करने वाले की प्रकृति में बाधा ना पहुंचाएं। जैसे जो कफ प्रकृति होती है उनकी मंद अग्नि होती है, ठीक है ना, ऐसे ही जो वात प्रकृति होती है उनकी विषम अग्नि होती है, और जो पित्त प्रकृति वाले हैं वो तीक्ष्ण अग्नि है। तीक्ष्ण अग्नि किसकी होती है? पित्त प्रकृति की। ठीक है, तो इन जैसे मंद अग्नि है, मंद अग्नि वालों को हमें लघु भोजन देना चाहिए, तीक्ष्ण अग्नि वालों को हमें गुरु भोजन देना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से वो भोजन करने वाली प्रकृति में बाधा ना पहुंचाए। अगर आपने कफ प्रकृति वाले को अत्यंत गुरु आहार दे दिया तो उसकी प्रकृति में बाधा उत्पन्न होगी। ठीक है, और दूसरा जो है यथा समय पर पच जाए, मतलब जितना जैसे फूड है आपका बेसिकली 3 to 4 आवर्स में डाइजेस्ट हो जाता है। ठीक है, अगर वो डाइजेशन आपका प्रोलॉन्ग्ड है मतलब वो आपका मात्रावत नहीं है। ठीक है, तो यथा समय पच जाए और भोजन करने वाली प्रकृति में बाधा ना पहुंचाए, ये है आपकी उचित आहार मात्रा। देखो आहार द्रव्य जो होते हैं वो आपके 2 टाइप्स के होते हैं दैट इज गुरु आहार और लघु आहार। बेसिकली ऐसा कोई क्लासिफिकेशन नहीं है, मैं आपको फ्लो डायग्राम के फॉर्म में, क्योंकि ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है ना आहार मात्रा का वो गुरु और लघु के बेसिस पे है, इसलिए मैंने आपको एक फ्लो डायग्राम के फॉर्म में दोनों कॉन्सेप्ट्स को डिटेल में कवर कराने की कोशिश की है। देखो आपके जो गुरु आहार है उनके एग्जाम्पल्स क्या हैं? तिल, माश, माश यानी होती है आपकी उड़द की दाल। ठीक है, अनुपमास, ये सारे जो होते हैं ना गुरु भोजन जो होता है वो पृथ्वी महाभूत प्रधान होता है। ठीक है, तो पृथ्वी महाभूत प्रधान होने के कारण देखो पृथ्वी और अग्नि के जो गुण होते हैं ना वो ऑपोजिट होते हैं, इसकी वजह से ये अग्नि को प्रदीप्त नहीं करता। ठीक है, इसलिए अगर अधिक मात्रा में आप गुरु भोजन लोगे तो वो ज़्यादा दोष उत्पन्न करेगा। ऐसे ही अगर लघु आहार है, लघु आहार में जैसे शाली हो गया, मुद्ग यानी मूंग की दाल। ठीक है, ये जो होते हैं लघु भोजन जो होता है वो आपका वायु और अग्नि महाभूत प्रधान होता है। ठीक है, अग्नि महाभूत और वायु महाभूत प्रधान होने के कारण ये अग्नि को प्रदीप्त करता है, अग्नि का संदुक्षण करता है, मतलब अग्नि का बल जो है उसको बढ़ाता है। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि ये सामान्य विशेष सिद्धांत, अग्नि जो होती है वो भी आपकी लघु और रुक्ष गुण प्रधान होती है, और ऐसे ही आपका जो वायु महाभूत है और जो अग्नि महाभूत है वो भी लघु और रुक्ष गुण प्रधान होता है। ठीक है, इसीलिए सामान्य विशेष सिद्धांत से वायु और अग्नि महाभूत प्रधान होने के कारण जो लघु आहार है वो आपके अग्नि को प्रदीप्त करता है। इसलिए अगर अधिक मात्रा में आपने लघु आहार खा भी लिया तो वो अल्प दोष करने वाला होता है। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी आपके वाइवा क्वेश्चन के लिए भी एंड फॉर आपके एमसीक्यूज के लिए भी। ठीक है, जो आपका गुरु भोजन है वो आपको कितनी मात्रा में लेना चाहिए? 1/3 या हाफ ऑफ कुक्षी। ठीक है, त्रिभाग सौहित्यम या फिर अर्ध सौहित्यम। ठीक है, जो आपका पूरा जीआईटी है यानी एब्डोमेन है उसका 1/3 या हाफ पार्ट। ठीक है, और जो लघु भोजन है, देखो लघु मतलब हल्का, हल्के का मतलब ये नहीं है कि आप कितना भी खा सकते हो, इतना नहीं खाना। लघु भोजन आपको उतना ही खाना है जब तक आप तृप्त हो जाओ, जब तक आपकी भूख शांत हो जाए। ठीक है, ज़्यादा अधिक मात्रा में वो भी नहीं खाना चाहिए। तो त्रिभाग सौहित्यम अर्ध सौहित्यम वा किसके लिए बोला? गुरु भोजन के लिए बोला। और ना अति सौहित्यम किसके लिए बोला? लघु भोजन के लिए बोला। ठीक है, अब देखो मात्रापूर्वक भोजन से क्या लाभ होता है? अनुपहत्य प्रकृति, मैंने अभी ऊपर बताया
कि मात्रावत आहार किसे बोलते हैं? जो प्रकृति का बाधा ना उत्पन्न करे, यानी देखो ये अनुपहत्य प्रकृति का मतलब भी यही है, जो प्रकृति में बाधा उत्पन्न ना करे। अभी से आप लोग संस्कृत टर्मिनोलॉजीज याद करने की आदत डालोगे ना, तो आगे आपको प्रॉफ एग्जाम्स में ईजी होगा। जब सेकंड प्रॉफ थर्ड प्रॉफ की एग्जाम्स दोगे ना, तो हिंदी नहीं चलती, वहाँ पे आपको संस्कृत टर्मिनोलॉजीज लिखनी पड़ती। इसीलिए मैं आपको संस्कृत टर्मिनोलॉजीज में समझा रही हूँ। ठीक है, बल वर्ण सुख आयु में लाभ। ठीक है, अब कुछ जो आहार द्रव्य हैं वो आपके नित्य वर्जनीय हैं, मतलब आपको उसका सेवन नहीं करना चाहिए। ठीक है, वल्लूर, शुष्क शाक, शालुक, बिस्क, कृष पशु मांस, कुर्चिका, किलाट। देखो अब इंपॉर्टेंट वाले, सुअर, गाय, भैंस का मांस। सुअर यानी शौकर, जो आपके श्लोक में वर्ड यूज है दैट इज शौकर। गाय में गव्य और भैंस का माहिश। ठीक है, एमसीक्यूज में आपका ये वर्ड्स यूज होंगे। मत्स्य यानी मछली। ठीक है, दधी, दधी भी आपको निरंतर सेवन नहीं करनी चाहिए। माश यानी उड़द की दाल। और यवक, यवक इंपॉर्टेंट है। देखो यवक और यव में लोग कंफ्यूज करते हैं, बच्चे बहुत कंफ्यूज करते हैं। यवक जो है वो आपका नित्य वर्जनीय द्रव्य है, और जो आपका यव है वो आपका नित्य सेवनीय द्रव्य है, मतलब वो आपके लिए हेल्दी है। ये चीज़ ध्यान रखना, यवक वर्जनीय और यव आपका सेवनीय। ठीक है, अब नित्य सेवनीय द्रव्य कौन कौन से? ये श्लोक आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ये लर्न होना ही चाहिए। ठीक है, वाइवा के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और आपके जो बीएमएस सेकंड प्रॉफ के लिए स्वस्थवृत्त सब्जेक्ट है उसका जो बेसिक श्लोक है वो यही है। ठीक है, तो आपको याद होना चाहिए। ये बेसिकली जो आपके 4 चैप्टर्स है ना, ये आगे आपके जो सेकंड प्रॉफ का जो स्वस्थवृत्त सब्जेक्ट है उसके लिए डिटेल में इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपके बेसिकली एमसीक्यूज आएंगे, या जहाँ पे जो शॉर्ट क्वेश्चंस बन सकते हैं वो मैं आपको बता दूंगी। बेसिकली ये चैप्टर आपका लॉन्ग आंसर क्वेश्चन के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, बट आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से भी। वाइवा में जो स्वस्थ चतुष्क वाला जो चैप्टर है वो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। दिनचर्या, ऋतुचर्या, स्वस्थवृत्त, सदवृत्त। ठीक है, ये सारी चीज़ें पूछी जाती है, तो वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नित्य सेवनीय द्रव्य हमारे कौन कौन से हो गए? षष्टिक, शाली, मुद्गांश्च, सैंधवम आमलके यवान, आंतरिक्षम पयः सर्पी, जांगलम मधु च अभ्यासेत। देखो षष्टिक, शाली, मुद्ग, सैंधव, सैंधव यानी सैंधव लवण, आमलके यानी आमलकी, यवान, यवान यानी यव, आंतरिक्षम, आंतरिक्षम यानी अंतरिक्ष जल, पय यानी दुग्ध, सर्पी यानी घृत, जांगलम, जांगल मांस, मधु यानी हनी। ठीक है, ये 9 द्रव्य बताए हैं। षष्टिक, शाली, मुद्गांश्च, सैंधवम आमलके यवान, आंतरिक्षम पयः सर्पी, जांगलम मधु च अभ्यासेत। इज दैट क्लियर? अब जो नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पे है स्वस्थवृत्त का वर्णन। बेसिकली स्वस्थवृत्त में यहाँ पे इन्होंने दिनचर्या का वर्णन किया है, जो आपका डेली रेजिमेंट है, आपको क्या क्या फॉलो करना चाहिए उस चीज़ का वर्णन है। देखो डिटेल में ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आपने अगर अष्टांग हृदय का चैप्टर नंबर 2 पढ़ा है, ठीक है, अगर आपको वो वाले श्लोक भी याद हैं तो वो सफिशिएंट है। यहाँ वाले श्लोक आपको याद करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे जो एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको चीज़ें कवर करा देती हूँ। ठीक है, अंजन, सौविरम अंजनम नित्यम हितम अक्षणों प्रयोजयेत, पंचरात्रे अष्टरात्रे व श्रावणार्थे रसांजनम। देखो सौविर अंजन आपका नित्य सेवन के लिए होता है, और रसांजन जो होता है वो पंच या अष्टरात्रे। देखो यहाँ पे अष्टांग हृदय में कुछ और लिखा हुआ है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, उसके बाद मैं इसका आंसर करूँगी। ठीक है, यहाँ पे जो है वो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, तो आप मुझे ये कमेंट सेक्शन में बताना कि क्या लिखा हुआ है, रेफर करके संहिता में। ठीक है, अब देखो कफनाशक तीक्ष्ण अंजन का प्रयोग हमें दिन में नहीं करना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंटर है। ठीक है, जो हमारा अंजन होता है ना वो कफ शामक होता है, इसीलिए हमें उसे दिन में प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि सूर्य की जो किरणें डायरेक्ट पड़ती है ना उससे आपकी जो दृष्टि है वो कमज़ोर होती है, आईसाइट आपकी वीक होती है। ठीक है, अंजन का लाभ क्या है? दृष्टि स्वच्छ हो जाती है, जैसे स्वच्छ आकाश में चंद्रमा दिखता है उसी प्रकार से आपको सारी चीज़ें दिखाई देती हैं। ठीक है, जो नेक्स्ट चीज़ का वर्णन है दैट इज धूमपान। ठीक है, ये वो वाला स्मोकिंग नहीं है, दिस इज मेडिकेटेड स्मोकिंग। क्लियर? देखो धूमपान में जो आप धूमपान का जो आप वो बनाते हो, इंस्ट्रूमेंट बनाते हो, वो अंगूठे समान मोटा होना चाहिए और 8 अंगुल की लंबी आपको वर्ती बनानी चाहिए। ठीक है, अब इसके टाइप्स इंपॉर्टेंट है। टाइप्स क्या है? प्रायोगिक धूमपान, स्नेहिक धूमपान और वैरेचनिक धूमपान। ये 3 टाइप्स होते हैं धूमपान के। इनके जो प्रयोग हैं, प्रायोगिक आपको दिन में 2 बार करना चाहिए, स्नेहिक आपको दिन में 1 बार करना चाहिए, और वैरेचनिक आपको दिन में 3 से 4 बार करना चाहिए। विधि क्या है? एक आवृत्ति यानी एक राउंड में आपको 3 घूंट लेना चाहिए, कुल आपको 3 आवृत्ति करना चाहिए, जैसे टोटल 9। ये ना आपके एमसीक्यूज के लिए आएगा, शॉर्ट नोट या लॉन्ग आंसर क्वेश्चन के लिए नहीं आएगा। आएगा भी तो ये आपके स्वस्थ वृत्त के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इससे लाभ क्या होता है धूमपान से? शिरह गौरव यानी सिर में जो भारीपन होता है, शिरह शूल सिर दर्द, कर्ण अक्षी शूल यानी कान और आंख में जो शूल है, शूल यानी पेन, कास, हिक्का, गलग्रह, दंत दौर्बल्य दांतों में जो दुर्बलता है, दंत स्राव, घ्राण, श्रोत आदि
अक्षी दोष यानी ENT डिसऑर्डर्स के लिए इंपॉर्टेंट है, आइज, नोज, थ्रोट। ठीक है, अब 8 काल में प्रयोग बताया है। धूमपान आपको 8 काल में करना चाहिए, इसके अलावा नहीं करना चाहिए। स्नान के बाद, भोजन के बाद, वमन के बाद, छींक के बाद, दातुन के बाद, नस्य के बाद, अंजन के बाद और निद्रा से उठने के बाद। ठीक है, ये 8 काल बताए हैं। अब सम्यक धूमपान के लक्षण क्या हैं? हृदय, कंठ और ज्ञान इंद्रियों में शुद्धि हो जाएगी, सिर आपका हल्का लगेगा और जितने भी दोष जो बढ़े हुए हैं उनकी शांति हो जाएगी। और असम्यक धूमपान से उपद्रव भी हो सकते हैं, यानी कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं। क्या क्या? बाधिर्य, बाधिर्य यानी डेफनेस, आंध्य यानी ब्लाइंडनेस, मुकत्व यानी जो बोल नहीं सकता। ठीक है, रक्तपित्त, एपिस्टैक्सिस, शिरोभ्रम यानी गिडिनेस, या आपको वर्टिगो की प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, अब कॉन्ट्रा इंडिकेशंस, आप किसको धूमपान नहीं करना चाहिए? विरेचन बस्ती के बाद नहीं करना चाहिए, रक्तपित्त से पीड़ित रोगी को नहीं करनी चाहिए, विष से पीड़ित वालों को नहीं करनी चाहिए, मदाते यानी जिन्होंने अल्कोहल ज़्यादा पी रखा है उनको नहीं करना चाहिए, गर्भिणी, प्रेग्नेंट फीमेल्स, पित्तज रोग वालों को और आम दोष वालों को। ठीक है, अब देखो धूमपान जो होता है वो 2 मार्ग से लिया जाता है, दैट इज नासिका और मुख। ठीक है, नासिका में शिर, नाक और नेत्रगत अगर दोष हैं तो नासिका के द्वारा धूमपान करना चाहिए, और अगर कंठगत यानी थ्रोट में अगर दोष हैं आपके तो आपको मुख द्वारा धूमपान करना चाहिए। देखो जिस मार्ग से धूम ले रहे हो उसी मार्ग से बाहर भी निकालनी चाहिए, यानी अगर नासा द्वारा लिया है तो नासा द्वारा ही बाहर निकलना चाहिए। अगर आप विरुद्ध मार्ग से करते हो यानी नाक से लेकर मुंह से छोड़ते हो तो उससे नेत्र नष्ट हो सकते हैं, यानी आपकी दृष्टि का लॉस हो सकता है, विजन लॉस हो सकता है। ठीक है, अब धूम नेत्र जो होता है वो आपका इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे आप धूमपान करते हो। ठीक है, वैरेचनिक धूमपान का जो प्रमाण होता है दैट इज 24 अंगुल, स्नेहिक 32 अंगुल और प्रायोगिक 36 अंगुल। ये MCQs के लिए है। ठीक है, और धूम नेत्र का प्रमाण क्या है? प्रमाण ये तो हो गए आपके अंगुल में कि आपको 3 विधि के हिसाब से अगर कराना है तो किस हिसाब से आपका प्रमाण होना चाहिए। ठीक है, जो आपका धूम नेत्र है उसमें 3 कोश होने चाहिए और उसके आगे वाला जो भाग है वो बेर की गुठली के, मतलब बेर की गुठली वहाँ से निकल जाए उतना मोटा होना चाहिए। ठीक है, ये ना कंपैरिजन्स, पहले कोई स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल तो था नहीं मेजरमेंट्स का, तो इसी तरीके से कंपैरिजन की फॉर्म में बताया गया है कि किसके डायमेंशंस किस हिसाब से होने चाहिए। अब जो तीसरा है दैट इज हमारा नस्य। ठीक है, नस्य को हम शिरोविरेचन भी बोलते हैं। नस्य कौन कौन सी ऋतु में करना चाहिए? वर्षा, शरद, वसंत। देखो शिरोविरेचन पंचकर्म का प्रोसीजर है और नस्य हम एज अ स्वस्थ वृत्त नॉर्मल इंसान भी विदाउट द गाइडेंस ऑफ फिजिशियन भी कर सकते हैं, बट उसके कुछ प्रोसीजर्स हैं जो हमें फॉलो करने चाहिए। ठीक है, नस्य कौन कौन सी ऋतु में? वर्षा, शरद, वसंत। इनमें अणु तैल का नस्य बताया गया है, अणु तैल का नस्य बताया गया है, इंपॉर्टेंट फॉर MCQ। कौन सा नस्य हम डेली कर सकते हैं? अणु तैल का। ठीक है, इसका लाभ क्या है? मन्यासम, मन्या यानी ये आपका कौन सा जॉइंट है? TMJ, टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट। ठीक है, शिरहसूल, हनुस्तंभ, हनुस्तंभ आपका जो जॉ है। ठीक है, मैंडिबल वाला जो जॉइंट है, मन्या वाला आपका TMJ। शिरह कंप, पीनस, पीनस आपका होता है राइनाइटिस। अर्धाव भेदक जो हाफ हेडेक होता है ना, आधे सर में दर्द। ठीक है, और इंद्रियां जो होती हैं वो स्वच्छ हो जाती हैं और बलवान हो जाती हैं। ये इतना डिटेल में आपको याद करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको जस्ट बेसिक बता रही हूँ कि इनकेस अगर वाइवा में क्वेश्चन पूछ लिया कि नस्य से क्या लाभ होते हैं तो आप ये बेसिक पॉइंटर्स आप बता सकते हो। ठीक है, अब देखो ये MCQ का अलर्ट है। मात्रा अर्धपल, अणु तेल की मात्रा कितनी यूज करनी चाहिए? आधा पल यानी 2 तोला, दैट इज इक्विवेलेंट टू 24 ग्राम्स। ठीक है, अब जो अणु तेल है ना उसकी कुछ विशेषताएं होती हैं। इसमें जो तेल होता है वो 10 टाइम्स पका हुआ होता है और इसमें 100 गुना जल का क्वाथ बनता है। आगे जब आप रसशास्त्र में पढ़ोगे ना, जब आप क्वाथ बनाते हो ना, या तो आप 8 टाइम्स वाटर लेते हो या आप 16 टाइम्स वाटर लेते हो। यहाँ पे आपने 100 टाइम्स वाटर लिया है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। और इसमें आप महेंद्र जल का यूज करते हो। महेंद्र जल सबसे ज्यादा उत्तम होता है, यानी रेन वाटर। इज दैट क्लियर? अब है आपका दंत पवन, दैट इज ब्रशिंग। तो दातुन जो होता है वो आपका कषाय, कटु और तिक्त रस का होना चाहिए। ठीक है, अपोथिता अग्र मतलब जो उसका आगे वाला भाग है ना वो कुचला हुआ होना चाहिए। मतलब अगर ये स्टिक है तो इसका ये जो आगे वाला भाग है ना ये कुचला हुआ होना चाहिए। ठीक है, और दिन में हमें ब्रश कितनी बार करना चाहिए? 2 बार। लाभ क्या है? मुख दुर्गंध, वैरस्य, जीवादंत, मुख का मल निकल जाएगा और भोजन में रुचि उत्पन्न होगी। बेसिक है। और उत्तम जो दंत पवन होता है वो आपका करंज, कनेर, अर्जुन, अर्जुन को हम ककोभ भी बोलते हैं। ठीक है, और मालती। देखो दंत पवन का श्लोक अगर आपको वो वाला याद है अष्टांग हृदय वाला तो चल जाएगा, कोई इशू नहीं है। सेम ही यहाँ पे जो बताया है वहाँ पे भी सेम ही बताया गया है, कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस नहीं है। अब जो नेक्स्ट है आपका जिवा निर्लेखन। जिवा निर्लेखन इज टंग स्क्रैपिंग। ठीक है,
टंग स्क्रैपिंग क्यों इंपॉर्टेंट है भाई? जो जिह्वा का मल है वो निकालने के लिए इंपॉर्टेंट है। और जो टंग स्क्रैपर है, आजकल तो हमारे बहुत सारे अलग अलग मटेरियल्स के बनते हैं, जो टेक्स्ट में लिखा हुआ है वो आपका स्वर्ण रजत ताम्र निर्मित होना चाहिए, वो 10 अंगुल लंबा होना चाहिए। जो आपका दंत पवन है वो 12 अंगुल लंबा होता है, और जो आपका जिह्वा निर्लेखन वाला जो यंत्र होता है वो 10 अंगुल लंबा होता है। एमसीक्यू इंपॉर्टेंट। फिर मुख में सुगंधित द्रव्यों को धारण करना चाहिए। सुगंधित द्रव्य जिनसे खुशबू आती है, जैसे जयपाल, जयपाल यानी जायफल, पुकफल, पुकफल आपकी सुपारी होती है, लवंग, लौंग, सूक्ष्म एला, एला, एला मतलब इलायची, तांबुल पत्र, तांबुल यानी पान का पत्ता, कपूर का निर्यास। ठीक है। अब मुख में तेल गंडुश, गंडुश बेसिकली ऐसा कोई लिक्विड अपने मुंह में भरना, इतनी मात्रा में भरना कि वो आपके मुंह में हिल ना सके। ठीक है। असंचारी मतलब हिल ना सके, वो इतनी क्वांटिटी में भरना है। और उससे क्या होगा? हनवो बल, हनु आपका जो मैंडिबुलर जॉइंट है, ठीक है। स्वर बल, आपकी वॉइस अच्छी होगी। और वदन का उपचय यानी आप बोल अच्छे से पाओगे। इज दैट क्लियर? अब शिरो अभ्यंग बताया है। शिरो अभ्यंग यानी सिर में तेल लगाने से क्या होता है? देखो, शिरसूल में आराम मिलेगा। खालित्य, खालित्य यानी बाल्डनेस, हेयरफॉल नहीं होगा। पालित्य, पालित्य यानी ग्रेइंग ऑफ हेयर्स, ग्रेइंग ऑफ हेयर नहीं होगा। केश पतन, हेयरफॉल, इन सब का क्या हो जाएगा? नाश हो जाएगा। इंद्रियां आपकी प्रसन्न रहेंगी, सुखी रहेगी, त्वचा में कांति उत्पन्न होगी। ठीक है। केश आपके दृढ़ होंगे और कृष्ण वर्ण के होंगे, और सुखपूर्वक आपको निद्रा आएगी। अब जो नेक्स्ट है आपका, दैट इज कर्णतर्पण या कर्णतैल पूरण। उससे क्या लाभ होते हैं? उससे देखो, वात्यजन्य रोग नहीं होगा, मन्यास्तंभ नहीं होगा, हनुस्तंभ नहीं होगा, और बाधर्य नहीं होगा। बेसिकली देखो, शिरोअभ्यंग, नस्य और जो कर्णतर्पण है, बेसिकली ये सेम डिसऑर्डर्स जो हैं वो नहीं होंगे। ठीक है। तैल अभ्यंग से क्या होगा? वातज डिसऑर्डर्स नहीं होंगे। त्वक जो है वो आपकी अच्छी हो जाएगी, यानी रुक्षता खत्म हो जाएगी। शरीर जो है व्यायाम और क्लेश को सहने के योग्य बन जाएगा। देखो, अब पादअभ्यंग, पादअभ्यंग यानी जो आप पैरों के तले पे जो मसाज करते हो, उससे क्या होता है? रुक्षता नहीं होगी। श्रम, पाद सुक्तता यानी जो नम्बनेस होती है, खरत्व, बहुत ज़्यादा जो खरपन होता है यानी क्रैक्स वगैरह जो होते हैं वो भी नहीं होंगे। सौकुमार्य, बल, स्थैर्य च पादयों, मतलब जो आपके पैर हैं वो अच्छे दिखेंगे, बलवान होंगे, उसमें स्थिरता आएगी। ठीक है। और दृष्टि प्रसाद, जो आपकी पाद अभ्यंग है ना, वो उसका डायरेक्ट कनेक्शन जो है वो आपके आइस से भी होता है, तो आपकी जो आई साइट है वो भी अच्छी होती है। वातज डिसऑर्डर्स नहीं होंगे। गृध्रसी, गृध्रसी हम बोलते हैं शियाटिका को। ठीक है। शियाटिका भी नहीं होगा। और पाद स्फुटन, सेम वही, क्रैक्स वगैरह जो हैं वो नहीं होंगे। ठीक है। अब कुछ एडिशनल टॉपिक्स भी आचार्य चरक ने बताए हैं, जैसे शरीर परिमार्जन। शरीर परिमार्जन में दैट इज स्पॉन्जिंग, दौर्गंध्य, गौरव, तंद्रा, कंडू, मल, अरोचक, स्वेद विभत्सा, हनति, शरीर परिमार्जनम, मतलब दौर्गंध्य, गौरव, तंद्रा, कंडू, मल, अरोचक और जो स्वेद से जो दुर्गंध आती है वो सब नहीं होगा शरीर परिमार्जन से। ठीक है। फिर स्नान के बारे में बताया। स्नान से क्या होता है? पवित्र, वृश्यम, आयुष्यम, श्रम, स्वेद, मलापहम, शरीर बल संधानम, स्नानम, ओजस्करम, परम, मतलब स्नान से पवित्रता, वृश्यता, आयुष्य, श्रम, स्वेद, मल का विनाश, शरीर में संधान, शरीर में जो बल है उसका संधान होता है, मतलब शरीर का बल बढ़ता है। और स्नान जो है वो ओजस्कर होता है, यानी ओजो वृद्धि करता है। ठीक है। इसी तरीके से बहुत सारी वो दे रखे हैं। ये श्लोक आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ना ये एमसीक्यू में पूछे जाएंगे। ठीक है। शॉर्ट नोट भी इतना इंपॉर्टेंट आई डोंट थिंक इससे आएगा, शॉर्ट नोट भी इससे जनरली नहीं आता है। ठीक है। स्वच्छ वस्त्र धारण, ठीक है, उससे क्या लाभ होते हैं वो दिया हुआ है। गंध माल्य धारण यानी जो सुगंधित माला है उसका धारण। रत्न आभूषण का धारण। मल मार्गों की शुद्धि से क्या होता है? क्षौर कर्म, क्षौर कर्म यानी आपके जो नेल्स, बियर्ड और जो हेयर आप ट्रिम करके रखते हो उससे क्या फ़ायदा है। पाद धारण यानी फुटवेयर आप धारण करते हो, उससे क्या बेनिफिट्स हैं। और धर्म सम्मत जीविका का उपदेश, मतलब आपकी जो आजीविका है, जो भी अर्निंग है, उसका साधन ना कभी धर्म विरुद्ध नहीं होना चाहिए। ठीक है। और एडिशनल क्या पॉइंटर्स बता रखे हैं? छाता धारण से, छत्री धारण से क्या बेनिफिट्स होते हैं, और दंड धारण से क्या बेनिफिट्स होते हैं। ठीक है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट मैंने श्लोक्स लिख दिए हैं, जो जो इसमें वो है ना हाईलाइटेड पॉइंट्स, वो आप देख लेना। फिर एक इंपॉर्टेंट श्लोक है, आना चाहिए सबको, लर्न होना चाहिए। नगरी नगरस्य एव रथस्य एव रथी यथा स्वशरीरस्य मेधावी कृत्येषु अवहितो भवेत्। जैसे नगरी का जो रक्षक होता है वो नगर की रक्षा करता है, रथी जो होता है वो रथ की रक्षा करता है, वैसे ही बुद्धिमान व्यक्ति को अपने शरीर की रक्षा करनी चाहिए। ये श्लोक आपके वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, स्वस्थवृत्त पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। आगे जब एमओ के एग्जाम्स वगैरह होते हैं, जो बेसिक श्लोक्स होते हैं ना, उसमें ये श्लोक आता है। नगरी नगरस्य एव रथस्य एव रथी यथा स्वशरीरस्य मेधावी कृत्येषु अवहितो भवेत्। नेक्स्ट चैप्टर है दैट इज तस्य अशीत्य अध्याय। ठीक है। इसके अंदर जो मेन टॉपिक जिसका वर्णन हुआ है दैट इज आपका ऋतुचर्या, ऋतुचर्या, सीजनल रेजिमेन।
कौन से सीज़न में आपको क्या चीज़ फॉलो करनी चाहिए उस बारे में बताया गया है। ठीक है, इसके अंदर ना एक छोटा सा टॉपिक है सातवें का भी वर्णन है, बट इस चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दैट इज़ ऋतुचर्या। ठीक है, एक संवत्सर मतलब होता है एक वर्ष में ना 6 ऋतु होती है और 2 आयन होते हैं। देखो 12 मंथ्स होते हैं, 12 मंथ्स में 6 ऋतु, यानी एक ऋतु जो होती है वो आपकी 2 मंथ्स के लिए होती है। ठीक है, एक वर्ष में 6 ऋतु और 2 आयन कौन कौन से? एक होता है उत्तरायण, एक होता है आपका दक्षिणायन। ये आयन आपके किस बेसिस पे है? जो सन का मूवमेंट होता है ना, किस डायरेक्शन में हो रहा है, उस बेसिस पे हम आयन बताते हैं। ठीक है, अब हमारी जो 6 ऋतुएं कौन कौन सी है वो देख लेते हैं। हमारी जो 6 ऋतुएं हैं दैट इज शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद और हेमंत। आपको इसी ऑर्डर में इसको याद भी करना है। ठीक है, अब हिंदी मंथ सबको आने चाहिए, ये वाइवा के लिए इंपॉर्टेंट है, वाइवा में पूछा जाता है। शिशिर ऋतु माघ फाल्गुन, वसंत चैत्र वैशाख, ग्रीष्म ज्येष्ठ आषाढ़, वर्षा ऋतु श्रावण भाद्रपद, शरद ऋतु आश्विन कार्तिक और हेमंत अगहन पौष। देखो हमारे जो पूरे साल है ना उसमें 2 काल होते हैं, एक होता है आदान काल, एक होता है आपका विसर्ग काल। देखो आदान का मतलब होता है जब सूरज जो है ना अपनी किरणों से मनुष्य का जो बल है उसको सोख लेता है, उसको चूस लेता है, तो वो होता है आपका आदान काल। ठीक है, इसमें जो सूर्य होता है ना वो प्रबल होता है, सूरज बलवान होता है। ठीक है, और मनुष्य के बल को अपनी तरफ खींचता है, इसीलिए हम इसको आग्नेय काल भी बोलते हैं। और यहाँ पे ना सूरज जो है वो उत्तर की तरफ गमन करता है, इसीलिए हम इसको उत्तरायण बोलते हैं। यानी आपकी उत्तरायण की 3 ऋतुएं कौन कौन सी हुई? शिशिर, वसंत और ग्रीष्म। इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आदान काल और विसर्ग काल इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही विसर्ग काल में चंद्रमा ना मनुष्य को बल प्रदान करता है। विसर्ग काल में सूरज का बल कम होता है और चंद्रमा बलवान होता है। ठीक है, सूरज दक्षिण की ओर गमन करता है, हम इसे दक्षिणायन बोलते हैं और ये सौम्य ऋतु होती है। देखो सूरज का बल प्रधान तो आग्नेय और आपका चंद्रमा का बल प्रधान तो सौम्य क्योंकि ये शीतलता प्रदान करती है, यहाँ से ठंडक बढ़ना चालू होता है। ठीक है, अब देखो हर एक ऋतु में ना एक एक रस की उत्पत्ति होती है, ये एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। शिशिर ऋतु में आपका तिक्त रस, वसंत ऋतु में आपका कषाय रस, ग्रीष्म ऋतु में आपका कटुरस, वर्षा ऋतु में आपका अम्ल रस, शरद में लवण और हेमंत ऋतु में आपका मधुर रस की उत्पत्ति होती है। ये एमसीक्यू है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैंने इसका जो कोड बनाया था वो ऐसे नंबर्स के फॉर्म में बनाया था। जो आपका तिक्त रस है उसको नंबर 5 मिलता है, कषाय को नंबर 6, कटु को नंबर 4, अम्ल को नंबर 2, लवण को नंबर 3 और मधुर को नंबर 1, यानी 564 231। मतलब देखो मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, ऐसे नंबर्स का ऑर्डर होता है 1 2 3 4 5 6। तो जो आपकी रस की उत्पत्ति का जो ऑर्डर है वो आपका बनता है 564 231। इसको ऐसे याद रख सकते हो आप। फिर एक इंपॉर्टेंट पॉइंटर होता है कि वायु का जो बल होता है या वायु का जो गुण होता है वो कैसा होता है। देखो आपका शिशिर, वसंत और ग्रीष्म आदान काल की ऋतुएं हैं, तो शिशिर, वसंत, ग्रीष्म आपकी आदान काल की ऋतु होने के कारण देखो आदान काल में रुक्षता बढ़ती है और धीरे धीरे रुक्षता बढ़ती है, मतलब अल्प रुक्ष, फिर मध्य रुक्ष और फिर तीव्र रुक्ष। ठीक है, और जैसे ही विसर्ग काल आता है, विसर्ग काल आने से रुक्षता खत्म होती है और स्निग्धता बढ़ती है। तो यहाँ पे अल्प स्निग्ध, फिर मध्य स्निग्ध और फिर श्रेष्ठ स्निग्ध। आपको ये ऑर्डर याद होना चाहिए ऋतुओं का। ठीक है, फिर होता है प्राणी का बल, यानी मनुष्य का बल कैसा होता है। देखो आदान काल जैसे ही शुरू होता है ना तो मनुष्य का बल धीरे धीरे कम होने लगता है। और फिर आदान काल की जो सबसे गर्म वाली जो ऋतु है दैट इज आपकी ग्रीष्म ऋतु, उसमें मनुष्य का बल एकदम अल्प बल का हो जाता है। ठीक है, यानी श्रेष्ठ बल था आपका शिशिर में, फिर उसमें बल कम हुआ, फिर ऐसे ऐसे करके ग्रीष्म में एकदम अल्प बल हो जाएगा। फिर जैसे ही विसर्ग काल स्टार्ट होता है ना तो प्राणी का बल बढ़ने लगता है, धीरे धीरे बढ़ के हेमंत ऋतु तक मैक्सिमम हो जाता है, यानी अल्प बल, फिर मध्य बल और फिर श्रेष्ठ बल। आपको इसको ऐसे याद रखना है कि जो आपके हेमंत और शिशिर ऋतु है दोनों ही ठंड वाली ऋतुएं हैं, इनमें मनुष्य का जो बल है वो श्रेष्ठ होता है। शिशिर आपकी आदान काल की ऋतु है, हेमंत आपकी विसर्ग काल की ऋतु है, बस ये चीज याद रखना। जो आपकी जो बीच वाली जो दोनों ऋतुएं हैं ग्रीष्म ऋतु और वर्षा ऋतु, इसमें मनुष्य का बल अल्प होता है, और जो ये वाली है वसंत और शरद, इसमें आपका मध्य बल होता है। ये जो टेबल है ये आपके एमसीक्यूज के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे से पढ़ना। ठीक है, अब एक श्लोक है जो पूछ लिया जाता है, आदान अंते च दौर्बल्यम विसर्ग आदान योगान ऋणेम मध्य मध्य बलम त्वा अंते श्रेष्ठम अग्रे विनिर्देशेत। देखो जो मैंने ऊपर बताया ना वही है,
आदान के अंत में दौर्बल्य होता है, ठीक है, मध्य में मध्य बल होता है, और अंत में और अग्र में श्रेष्ठ बल। मतलब देखो, हेमंत अंत की ऋतु है और शिशिर आपकी अग्र वाली ऋतु है, दोनों में क्या होता है, श्रेष्ठ बल होता है। इस तरीके से ये इस श्लोक में बताया गया है। मैंने आपको इसको तोड़ के ऑलरेडी समझा दिया है। अब जैसे मैंने बोला, आदान काल और विसर्ग काल के बीच में आपका डिफरेंस इंपॉर्टेंट है, ये हो सकता है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में पूछ लेते हैं, ठीक है। आदान काल में कौन कौन सी ऋतु है मैंने बताई, शिशिर, वसंत, ग्रीष्म। विसर्ग काल में वर्षा, शरद और हेमंत, ठीक है। अब इन्हीं के मंथ्स, शिशिर में माघ, फाल्गुन, वसंत में चैत्र, वैशाख, ग्रीष्म में ज्येष्ठ और आषाढ़, ठीक है। इसमें श्रावण, भाद्र, कार्तिक, अगहन और पौष मास। इसमें उत्तरायण होता है, इसमें दक्षिणायन होता है, आग्नेय, सौम्य। इसमें वायु रुक्ष होती है, आदान काल की वजह से इसमें रुक्ष नहीं होती। चंद्रमा का बल क्षीण रहता है, मतलब चंद्रमा जो है आपका कम बलवान रहता है, इसमें चंद्रमा का बल पूर्ण रहता है। सिमिलरली यहाँ पे सूर्य का बल पूर्ण रहेगा और सूर्य का बल इसमें क्षीण रहेगा। सूर्य तथा वायु जगत का शोषण करते हैं, तभी तो बल कम हो रहा था, और चंद्रमा जगत को तृप्त करता है, यानी बल प्रदान करता है। रुक्ष में देखो 564 हमने याद किया था, तो 560 और 4, 564 वाले रस और यहाँ पे 231, ठीक है। मनुष्य को यथाकर्म दौर्बल्य की प्राप्ति होती है। देखो, बल कम हो रहा था और मनुष्य को यथाकर्म बल की प्राप्ति होती है, यहाँ पे बल ज्यादा हो रहा था। क्लियर है। अब एक फ्लो डायग्राम की फॉर्म में देखते हैं इसको। आपका एक वर्ष में 2 काल, आदान काल और विसर्ग काल। इसके अंदर 3 ऋतुएं, शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, यहाँ पे वर्षा, शरद और हेमंत। महीने हमने याद कर लिए, माघ, फाल्गुन आदि। चैत्र, वैशाख आपका मध्य होता है और ज्येष्ठ, आषाढ़ आपका अंत होता है। श्रावण, भाद्रपद यहाँ पे आदि ऋतु होती है। आश्विन, कार्तिक मध्य और माघशीर्ष और पौष अन्य। देखो अब अंत वाली, ये वाला देखो, अंत और आदि, यानी आदान काल का अंत और विसर्ग काल का जो आदि है वहां पे दुर्बलता सबसे ज्यादा होती है। फिर मध्य में मध्यम बल होगा, और आदान काल के आदि में और विसर्ग काल के अंत में आपका श्रेष्ठ बल होता है। इस तरीके से आपको चीजें याद रखनी है। अब कुछ मैं पहले आपको ऋतुचर्या बता देती हूँ, बेसिक जो इंपॉर्टेंट है। देखो, हेमंत को ना हम तुषार ऋतु भी बोलते हैं, ठीक है। हेमंत और शिशिर आपकी ना दोनों सिमिलर ऋतु हैं, दोनों ही ठंड वाली ऋतु है। इसमें हेमंत ऋतुचर्या में भी शरीर का बल श्रेष्ठ रहेगा, शिशिर ऋतुचर्या में भी आपका शरीर का बल श्रेष्ठ है। अभी जो हमने ऊपर पॉइंटर्स पढ़े ना, वही आपको धीरे धीरे इसमें लिखना है। अब आपको कौन कौन से पॉइंटर्स कवर करने होते हैं। देखो, ऋतुचर्या ना आपकी स्वस्वृत में पूछी जाती है। हेमंत ऋतुचर्या में शारीरिक बल आपका श्रेष्ठ है। जठराग्नि ना इसमें अत्यंत तीव्र रहती है। आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि ठंड में हमें भूख ज़्यादा लगती है, क्योंकि आपकी जठराग्नि जो है वो तीव्र है। इसलिए आप गुरु द्रव्यों का पाचन भी जो है ना वो आसानी से कर सकते हो। तभी तो हम लोग सर्दियों में भर भर के घी और सरसों का साग ये सब खा पाते हैं, क्योंकि वो बहुत गुरु होता है, ठीक है। गर्मी में अगर आप उसको डाइजेस्ट करना चाहोगे, आप नहीं डाइजेस्ट कर पाओगे। अब देखो, कोई भी ऋतु लिखनी है ना, आपको शरीर का बल बताना है, जठराग्नि कैसी है वो बताना है, फिर कौन कौन सा आहार विहार आपको लेना चाहिए और कौन सा आहार विहार आपको नहीं लेना चाहिए। अब कौन कौन सा लेना चाहिए, देखो, औदक, आनूप, तेज के मेदस्वी जीवों के स्निग्ध, अम्ल और लवण युक्त मांस रस का सेवन करना चाहिए, ठीक है। अनुपान रूप में मदिरा, शीखू और मधु का पान करना चाहिए। देखो, मधु इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। हेमंत में गोरस, इक्षु विकृति, वसा, तैल, उष्ण जल का सेवन आयुवर्धक है। इसमें आपको उष्ण जल याद रखना है, ठीक है। अब विहार कौन कौन से हो गए, आपको अभ्यंग कराना चाहिए। अभ्यंग होता है मालिश कराना। उत्सादन, सिर में तेल लगाना चाहिए। झेंताक, स्वेद, आतप सेवन, आतप यानी धूप में जो आप लोग बैठ जाते हो ना सर्दियों में, दैट इज आतप सेवन। उष्ण गर्भगृह में निवास करना चाहिए, मतलब आपको गर्म जगह पे रहना चाहिए। फिर हेमंत में आपको रजाई वगैरह का यूज करना चाहिए, तो इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, ये इंपॉर्टेंट है। हेमंत में शरीर पे अगरू का गाढ़ा लेप करना चाहिए। अगरू आपकी एक मेडिसिन होती है, इसका गाढ़ा लेप करना चाहिए। गर्म वस्त्रों को धारण करना चाहिए। मद्य का पान, अल्कोहल आपका इसमें बताया गया है, ठीक है। ग्रीष्म ऋतु में वर्जित है शिशिर, और आप हेमंत ऋतु में ले सकते हो। हेमंत में वातल और लघु पदार्थ का त्याग कर दे, ठीक है ना। जो वात का वर्धन करें और जो लघु है वो आपको नहीं लेने चाहिए। कम आहार, वात का अधिक सेवन और उद्मंथ यानी सत्तू का सेवन निषिद्ध है। ये आपके वर्जनीय द्रव्य हैं। देखो, वातल और रुक्ष आहार क्यों नहीं लेना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे ना जठराग्नि बहुत ज्यादा दीप्त होती है, ठीक है। अगर आप वातवर्धक आहार लोगे, जैसे मैंने आपको मात्रा शीति अध्याय में बताया, वातवर्धक आहार, वात का गुण क्या होता है, रुक्ष होता है, लघु होता है। अग्नि का गुण भी लघु और रुक्ष होता है। जठराग्नि ऑलरेडी तीव्र है,
ठीक है। और वातवर्धक अगर आपने आहार ले लिया तो जठराग्नि और ज़्यादा प्रदीप्त हो जाएगी। जठराग्नि और ज़्यादा प्रदीप्त होकर वो आपकी रस धातु वगैरह का शोषण करने लगेगी। इसीलिए आपको वातवर्धक और लघु आहार का सेवन नहीं करना चाहिए शिशिर ऋतु में और हेमंत ऋतु में। ठीक है। अब आपकी जो शिशिर ऋतु है, हेमंत शिशिरे तुल्य, मतलब हेमंत और शिशिर ऋतुचर्याएं समान है, एकदम सेम है। शिशिर में आदान काल जन्य रुक्षता, मेघ मारुत तथा वर्षा जन्य शीत अधिक बढ़ जाता है। इसमें हेमंत से यही विशेषता है। देखो, जो हेमंत ऋतुचर्या थी वो हमारी विसर्ग काल की ऋतु थी, शिशिर हमारी आदान काल की ऋतु है, इसीलिए इसमें थोड़ी सी रुक्षता बढ़ जाती है। बाकी सेम है। शिशिर में हमें वात रहित आहार लेना चाहिए, अत्यंत उष्ण ग्रह में निवास करना चाहिए। इसमें भी कटु तिक्त कषाय, वातल और शीतल अन्नपान का सेवन निषिद्ध है। देखो, कटु तिक्त कषाय आपका वात का वर्धन करते हैं, इसीलिए यहाँ पे ये निषिद्ध है, यहाँ पे वर्जनीय है। ठीक है। अब जो नेक्स्ट है आपकी वसंत ऋतुचर्या, इंपॉर्टेंट है। वसंत ऋतुचर्या आपके पंचकर्म के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है। आपकी वसंत, शरद और वर्षा, ये 3 ऋतुओं में आपका शोधन होता है। ठीक है। वसंत ऋतुचर्या में हम जो भी कफ जिसका बढ़ा हुआ है उसके लिए हम वसंत ऋतुचर्या में शोधन कराते हैं, जिसका पित्त बढ़ा हुआ है उसका शरद ऋतुचर्या में, और जिसका वात बढ़ा हुआ है उसको वर्षा ऋतुचर्या में हम शोधन कराते हैं। ठीक है। वसंत ऋतुचर्या में क्या होता है, जठराग्नि का मध्यम, जठराग्नि आपकी मंद रहती है और मध्यम शारीरिक बल रहेगा। देखो, जो आपका हेमंत में संचित जो कफ है सूर्य की तीव्र रश्मियों द्वारा प्रकोपित होकर काया अग्नि को मंद कर देता है। इस कारण वसंत में शोधन अर्थ, वमन आदि पंचकर्म कराना चाहिए। इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के लिए कि आपको शोधन अर्थ, वमन कब कहाँ कराना चाहिए। ठीक है। वसंत में व्यायाम, उद्वर्तन, धूम्रपान, कवल ग्रह, अंजन आदि को करना चाहिए। शरीर पे चंदन अगरू का लेप लगाना चाहिए। यव गोधूम का भोजन करना चाहिए। ठीक है। वसंत में वनों के यौवन का सेवन करें, यानी पुष्प का सेवन करें। स्प्रिंग सीजन में अब फ्लावर्स क्योंकि उसी टाइम पे आते हैं, उसका आप सेवन कर सकते हो। वसंत में गुरु भोजन, अम्ल, स्निग्ध, मधुर अन्नपान, दिवा स्वप्न निषिद्ध है। इंपॉर्टेंट, आपको इसमें गुरु, अम्ल, लवण यानी कफवर्धक जो आहार हैं उनका सेवन नहीं करना चाहिए। कफवर्धक आहार का सेवन निषिद्ध है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो कफ संचित हुआ है आपका हेमंत ऋतु में, देखो 3 ऋतु होती है आपकी, हेमंत, हेमंत, ग्रीष्म और वर्षा। हेमंत में आपका कफ का संचय होता है, ग्रीष्म में आपका वात का संचय होता है और वर्षा में आपका पित्त का संचय होता है। तो इन ऋतुओं में ये वाला जो वर्धक आहार है वो आपको नहीं लेना चाहिए, अदरवाइज और ज़्यादा प्रकोप हो जाएगा उस चीज़ का। ठीक है। तो हेमंत में जो कफ संचित हुआ है ना, अब शोधन कौन कौन सी ऋतु में करते हैं, उसके नेक्स्ट ऋतु में। जैसे हेमंत में कफ संचित हुआ तो कफ का जो शोधन है आप वसंत में करोगे। ग्रीष्म संचित हुआ, इसका शोधन आप कहाँ करोगे, इसका शोधन आप वर्षा ऋतु में करोगे। और वर्षा में संचित पित्त का जो शोधन है वो आपका शरद ऋतु में होगा। ठीक है। अब आपकी देखो ग्रीष्म ऋतुचर्या, अब इसमें शरीर का बल एकदम कम हो जाता है। ग्रीष्म में सूर्य अपनी तीव्र किरणों से जगत के स्नेह को खींच लेता है तथा तीव्र रुक्षता रहती है। हमने अभी टेबल में देखा था कि ग्रीष्म में रुक्षता सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है। यहाँ पे भी आपको ग्रीष्म ऋतु में भी आपको मधुर और शीत द्रव्यों का सेवन करना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी गर्मी है तो आपको शीत द्रव्य, शर्करा युक्त शीतल मंथ यानी आप जो बोलते हो ना शिकंजी, ये सब का सेवन आपको करना चाहिए। घृत दूध से युक्त शाली चावल का सेवन करें। ठीक है। मद्यपान निषिद्ध है, शिशिर और हेमंत में बताया गया है और यहाँ पे निषिद्ध है। ठीक है। अगर करना भी है तो अधिक अल्प मात्रा में मद्य लें और उसमें अधिक जल मिलाकर पिएं। ठीक है। ग्रीष्म के दिन में शीतल ग्रह में सोएं। रात्रि में शरीर पे चंदन का लेप, चंदन जो होता है वो आपका शीतवीर्य होता है, इसीलिए चंदन का लेप बोला गया है। ग्रीष्म में अम्ल, लवण और कटु अन्नपान, व्यायाम निषिद्ध है, ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। अब आपकी वर्षा ऋतुचर्या, वर्षा ऋतुचर्या में दौर्बल्य प्रधान होता है, शारीरिक बल। आदान काल से दुर्बल हुए शरीर में जठराग्नि दुर्बल रहती है। ठीक है। वर्षा ऋतु में पृथ्वी से निकलने वाली वाष्प से, वाष्प होता है आपका इवेपोरेटेड जो वाटर होता है, स्टीम बेसिकली, अग्नि का बल इसमें क्षीण हो जाता है। ठीक है। वात आदि दोष इसमें कुपित हो जाते हैं, मैंने बताया था ना। ग्रीष्म ऋतु में वात का संचय होता है और वर्षा में वात का प्रकोप। ठीक है। तो वात आदि दोष कुपित हो जाते हैं। वर्षा में त्रिदोषग्न विधि और त्रिदोषग्न अन्नपान हितकर है, इसमें हमें जो त्रिदोष शामक अन्नपान है उसका सेवन करना चाहिए। वायु की शांति के लिए हम अम्ल और लवण का सेवन कर सकते हैं और स्नेह का सेवन हमें करना चाहिए। एक इंपॉर्टेंट पॉइंटर यहाँ पे यह है कि वर्षा ऋतु में आपको हर एक खाने में अल्प मात्रा में मधु मिला के सेवन करना चाहिए। मधु का सेवन अत्यंत हितकारी होता है, थोड़ी मात्रा में, ऐसा नहीं कि आप बहुत ही ज़्यादा आप वो
कर रहे हो। बहुत ज़्यादा करोगे तो वो क्लेद उत्पन्न करेगा और वो खराब है, लेकिन अल्प मात्रा में मधु आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के लिए। अब जो आपका वर्षा में आपको सत्तू, दिवा स्वप्न और नदी के जल का सेवन नहीं करना चाहिए। देखो दिवा स्वप्न जो है, दिन में सोना आपका हर ऋतु में बैंड है एक्सेप्ट आपका ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु में आप दिन में सो सकते हो, बाकी किसी ऋतु में आपको दिन में नहीं सोना। फिर आपका शरद ऋतुचर्या। शरद ऋतुचर्या में शारीरिक बल जो होता है वो मध्य रहता है। शरद ऋतु में सूर्य की किरणों द्वारा पित्त प्रकोपित हो जाता है। देखो संचय कहाँ हुआ था? वर्षा ऋतु में। प्रकोप कहाँ होगा? शरद ऋतुचर्या में। शरद में तिक्त द्रव्य, क्योंकि पित्त का प्रकोप है तो तिक्त द्रव्यों से सिद्ध गए हुए घृतपान का सेवन करना चाहिए। ठीक है, इसमें हम पित्त की चिकित्सा करते हैं। पित्त की जो चिकित्सा होती है वो आपकी विरेचन होती है, रक्त मोक्षण होती है और आतप सेवन होती है, तो इसलिए हम ये कर सकते हैं। ठीक है, और शरद ऋतु में आपका हंसोदक का सेवन भी बताया गया। अब हंसोदक क्या है? हंसोदक दिन में सूर्य की किरणों से गर्म होता है, रात्रि में चंद्रमा की किरणों से शीतल होता है, काले स्वभाव से ये निर्दोष होता है और अगस्त्य तारा उदय होने के कारण ये विषरहित होता है। इसीलिए हम इसको खाने पीने और अवगाहन के कार्य, अवगाहन होता है आपका जो टब बात होती है ना, जकूजी वगैरह जो होता है उसको अवगाहन ही बोलते हैं। अवगाहन कार्यों में अमृत के समान फल देने वाला होता है। हंसोदक का कॉन्सेप्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपके एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी शॉर्ट नोट भी आ सकता है यहाँ से। अब जो यहाँ से नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज सात्म्य। सात्म्य मतलब जो आहार विहार आपने निरंतर अभ्यास के कारण अपने शरीर के लिए अनुकूल बना लिया है, वो अपथ्य है। जैसे दही है, दही जो होता है वो आपको रात को नहीं खाना चाहिए, लेकिन कुछ लोग रात को भी खा लेते हैं और उनमें ना कोई भी वो उपद्रव वगैरह नहीं होता, कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं आती, क्योंकि वो उनके लिए सात्म्य हो चुका है। डेली वो खा रहे हैं, इसके लिए सात्म्य हो गया। सात्म्य आपके 4 टाइप के होते हैं: ओक सात्म्य, ऋतु सात्म्य, देश सात्म्य और रोग सात्म्य। ठीक है, जो आपने निरंतर अभ्यास के कारण शरीर के लिए हितकारी कर लिया दैट इज ओक सात्म्य। ऋतु के अनुसार जो भोजन होता है वो ऋतु सात्म्य। देश के अनुसार, देश आपके भूम, जांगल, आनुप और साधारण। ठीक है, इनके अनुसार जो सात्म्य होता है वो देश सात्म्य और लास्ट होता है वो आपका रोग सात्म्य। ठीक, अब जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वो है न वेगान धारणीय अध्याय। ठीक है, देखो इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंटर है। इंपॉर्टेंट पॉइंटर क्या है कि पूरी जो दिनचर्या है, ठीक है, वो आपका किस में वर्णित है? मात्राशीतीय अध्याय में। लेकिन जो व्यायाम टॉपिक का वर्णन है वो नवेगान धारणीय अध्याय में किया गया है। आपके लिए एमसीक्यू के लिए भी इंपॉर्टेंट है और वाइवा के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि पूछ लेते हैं, क्योंकि देखो अष्टांग हृदय में पूरी की पूरी दिनचर्या, चाहे व्यायाम है, स्नान है, अभ्यंग है, उद्वर्तन है, कुछ भी है, वो सारा चैप्टर नंबर 2 में वर्णित है। ठीक है, लेकिन आचार्य चरक ने व्यायाम को चैप्टर नंबर 7 में बताया है और बाकी जो दिनचर्या है वो चैप्टर नंबर 5 यानी मात्राशीतीय अध्याय में बताई है। ठीक है, देखो वेग जो होते हैं वो आपके 2 टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं आपके धारणीय वेग, एक होते हैं आपके अधारणीय वेग। ठीक है, धारणीय वेग जो आपको धारण करके रखने चाहिए, मतलब उनको वेंट आउट नहीं करना चाहिए, और अधारणीय वेग जिनको समय समय पर वेंट आउट करना चाहिए। अगर इनका धारण किया तो रोग उत्पन्न हो सकते हैं। ठीक है, तो पहले देखते हैं अधारणीय वेग कौन कौन से हैं। देखो इसमें भी एक चीज़ है, अष्टांग में 14 बताए गए हैं और आचार्य चरक ने 13 बताए हैं। ठीक है, वाग्भट ने आपका 14 जो वेग बताए हैं उसमें जो बाकी वेग हैं वो 13 इसी के समान है। ठीक है, लेकिन उन्होंने कास को एक्स्ट्रा वेग बताया है, कास का वेग भी हमें धारण नहीं करना चाहिए। अब अधारणीय वेग में कौन कौन से हैं? देखो मूत्रपुरीश का वेग, रेतस का वेग, वात, वात यानी यहाँ पे अपान वायु है। ठीक है, छर्दी, शवथु, उद्गार, जृंभा, शुद्ध, पिपासा, वाष्प, निद्रा और श्रमेण निश्वास। ठीक है, ये पूरा एक ही वेग है। और धारणीय वेग कौन कौन से बताए हैं? धारणीय वेग उन्होंने 3 उसमें क्लासिफाई किया है। मानसिक वेग 9 होते हैं, वाचिक वेग 5 होते हैं और शारीरिक 4। ठीक है, मानसिक वेग में क्या है? लोभ, शोक, भय, क्रोध, अभिमान, निर्लज्जता, ईर्ष्या, अतिराग और अभित्या। ठीक है, वाचिक में 5 होते हैं: परुष, अधिक बोलना, सूचक, सूचक यानी किसी की चुगली करना, अनृत, अनृत मतलब झूठ बोलना, और अकालयुक्त यानी बिना मतलब के बोलना। ठीक है, शारीरिक वेग 4 होते हैं: परपीड़िया, प्रवृत्ति यानी दूसरों को कष्ट पहुंचाने की प्रवृत्ति, परस्त्री संभोग, स्तेय और हिंसा। ठीक है, स्तेय मतलब होता है आपका किसी की जो चीज़ है ना उसकी इच्छा रखना। ठीक है, तो ये हो गए हमारे शारीरिक वेग। अब जो हमारे धारणीय वेग हैं वो हमने देख लिया। अधारणीय वेग की व्याधियाँ और उनकी चिकित्सा, देखो जो जो इंपॉर्टेंट है वो बताऊंगी, बाकी ये चैप्टर आपका स्वस्थ पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से बस एमसीक्यू बनेगा, एमसीक्यू कहाँ कहाँ से बन सकता है वो मैं आपको बता देती हूँ। देखो मूत्र वेग निग्रह यानी
मूत्र वेग को धारण करने से ये व्याधियाँ होती हैं। बस्तीशूल, मेहशूल, मूत्रकृच, शिरशूल, विनाम, वक्षण प्रदेश में आनाह। ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि इसकी चिकित्सा में ना घृत का अवपीड़क बताया है। अवपीड़क मतलब होता है अधिक मात्रा में घृत का पान करना, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। और एक यहाँ पे त्रिविध बस्ती बताई है, निरूह बस्ती, अनुवासन बस्ती और उत्तर बस्ती, ठीक है। वैसे आपकी बस्ती जो होती है वो दो टाइप की होती है, निरूह बस्ती या फिर आस्थापन बस्ती, और दूसरी होती है अनुवासन। निरूह और आस्थापन एक ही होती है, ठीक है। निरूह आपकी रुक्ष वाली होती है, अनुवासन आपकी स्निग्ध वाली होती है, और उत्तर बस्ती जो दी जाती है ना वो आपके जेनाइटल रीजन से दी जाती है, ठीक है। और आस्थापन और अनुवासन बस्ती जो होती है वो आपके एनल रेक्टल रीजन से दी जाती है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, अवपीड़क घृतपान कहाँ पे बताया है, मूत्रवेग की चिकित्सा में। ऐसे ही पुरीश वेग की चिकित्सा में प्रमाथी अन्नपान बताया गया है। प्रमाथी अन्नपान वो होता है जो आपके स्रोतस हैं, स्रोतस यानी जो भी चैनल्स हैं वहाँ से जो मल को अलग करें, वो आपके प्रमाथी अन्नपान होते हैं। तो पुरीश वेग के लिए आपको प्रमाथी अन्नपान का ट्रीटमेंट लेना चाहिए, मतलब प्रमाथी अन्नपान की डाइट लेनी चाहिए, ठीक है। अब शुक्र वेग में आपकी हृदय में पीड़ा, ये लक्षण बताया है, और यहाँ पे सिर्फ निरूह बस्ती देते हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी आपका यहाँ पे ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। ये वाला इंपॉर्टेंट है कि शवथु वेग में आपका घृतम च उत्तर भौक्तिकम, यानी भोजन के बाद हमें घृतपान बोला है शवतु वेग में, ठीक है। उद्गार में हिक्का के तुल्य चिकित्सा करनी चाहिए। जृंभा में वातग्न औषधि देते हैं, ठीक है। बाकी शुद्धा में स्निग्ध उष्ण लघु भोजन देंगे, और पिपासा वाले में शीत तथा तर्पण पेय। जो छोटे छोटे हैं ना वो आप याद कर सकते हो, बाकी कोई इशू नहीं है। अब जैसे निद्रा वेग है, निद्रा वेग में स्वप्न यानी स्लीप ही लेना है, या फिर आप मसाज कर सकते हो, संवाहन, ठीक है। ये बेसिक है। मेन आपको याद रखना है, अवपीड़क घृतपान कहाँ बताया, भोजन के बाद घृतपान कहाँ बताया है, त्रिविध बस्ती कहाँ बताई है, निरूह बस्ती कहाँ बताई हुई है, और प्रमाथी अन्नपान किसकी चिकित्सा है। आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए इस चीज़ में। अब जैसे मैंने बताया कि व्यायाम का वर्णन नवेगान धारणीय में किया गया है, तो व्यायाम के बारे में क्या क्या बोला है आचार्य ने। देखो, व्यायाम का अगर आपको यहाँ वाला याद है तो वेल एंड गुड, नहीं याद है तो आप अष्टांग हृदय वाला भी अगर याद करोगे तो चल जाएगा, बट आपको रेफरेंस चरक का पता होना चाहिए कि चरक सूत्र 7 में बताया गया है, बाकी दिनचर्या आपकी चरक सूत्र 5 में बताई गई है, ठीक है। व्यायाम का लक्षण क्या है, शरीर चेष्टा या चेष्टा, स्थैर्य अर्था बलवर्धिनी, देह व्यायाम संख्याता मात्रयात समाचरित, यानी शरीर की वो चेष्टा जो स्थिरता और बल का वर्धन करे, ठीक है। देह व्यायाम संख्याता मात्रया तम समाचरित, हमें ये मात्रा अनुसार करना चाहिए, ठीक है। देखो, व्यायाम की मात्रा यहाँ पे मात्रा अनुसार बताया गया है, लेकिन उन्होंने आचार्य वाग्भट ने क्या बताया, अर्धशक्ति तक हमें व्यायाम करना चाहिए, ठीक है। व्यायाम के लाभ क्या है, लाघवम कर्म सामर्थ्यम, स्थैर्यम दुख सहिष्णुता, दोषक्षयो अग्निवृद्धिश्च व्यायामाद उपजायते, यानी लाघव, कर्म सामर्थ्य, स्थैर्य, दुख सहिष्णुता, दुख को सहन करने की शक्ति, दोषों का क्षय, अग्नि की वृद्धि, ये सब व्यायाम करता है, ठीक है। अगर आपने व्यायाम अति मात्रा में कर लिया तो उसके उपद्रव भी हो सकते हैं। उपद्रव क्या होंगे, श्रम, क्लम, क्षय, तृष्णा, रक्तपित्त, प्रतामक, अति व्यायामतः कासो ज्वरश्छर्दिश्च जायते, कास, ज्वर और छर्दी, ये आपके व्यायाम के उपद्रव हैं, ठीक है। अब व्यायाम के लक्षण क्या है, देखो, कभी भी आप एक्सरसाइज करते हो तो क्या होता है, स्वेद का आगम यानी स्वेटिंग होती है, श्वास की वृद्धि, आपकी सांस फूलने लगती है, गात्राणाम लाघव, आपके जो ऑर्गन्स हैं, जो भी आपके एक्सट्रीमिटीज़ हैं, उसमें आपको लाइटनेस फील होती है, और हृदय आदि उपरोध, यानी देखो, जब भी आप ऐसा करते हो ना, कोई बहुत ज़्यादा स्टर्नस एक्सरसाइज की, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि हृदय आपका एकदम ब्लॉक हो गया है, सांस नहीं आ रही आपको, तो हृदय आदि का उपरोध ऐसे बताया गया है। अब एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ बताया है कि हित और अहित, जैसे अब आपने अहित खाना शुरू कर दिया, अहित आपके लिए साथ में हो गया, तो उसको एकदम से नहीं छोड़ना। जैसे अल्कोहल है, अल्कोहल किसी को अगर एडिक्शन हो जाता है तो अगर वो एकदम से छोड़ेगा तो उसको विड्रॉल सिम्टम्स आते हैं। वैसे ही और किसी डाइट या और कोई भी ऐसा आइटम जो अच्छा नहीं है बट आपको एडिक्शन हो गया है उस चीज़ का, तो उसको ना किस तरीके से छोड़ना चाहिए और किस तरीके से हित आहार का सेवन करना चाहिए, उस बारे में बहुत ही अच्छा एक कॉन्सेप्ट दिया है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं पादांशिक क्रम। इस पर शॉर्ट नोट आ सकता है। पादांशिक क्रम क्या है, देखो, एकांतर यानी ऑल्टरनेट डेज, द्वय अंतर यानी मतलब 2 डेज फिर 1 डे का गैप, फिर 2 डेज फिर 1 डे का गैप, ऐसे। त्रय अंतर 3, फिर गैप, फिर 3, फिर गैप, फिर 3 डेज, ऐसे, और ऐसे 7 डेज। मतलब जो देखो, एक दिन है उसमें पहले 1 भाग पथ्य लो और 3 भाग अपथ्य, यानी 1:3। एकांतर मतलब ऑल्टरनेट डेज, फर्स्ट डे आपने ये लिया, सेकेंड डे आपने सारा अपथ्य लिया, ठीक है। फिर द्वय अंतर में 2 दिन आपने ये लिया,
फिर एक दिन आपने जो आपने ये वाला डाइट ली थी वो लोगे, फिर वापस 2 दिन आप ये वाला कंटिन्यू करोगे। इस तरीके से रेशियो क्या रहेगा, देखो यहाँ पे 1:3, फिर यहाँ पे 1:1, फिर यहाँ पे 3:1 और यहाँ पे पूरा ही पथ्य आ जाएगा आफ्टर 7 डेज। ठीक है, देखो पहले दिन 1 भाग पथ्य 3 भाग अपथ्य, फिर यहाँ पे द्वय अंतर अगर कर रहे हैं तो 3rd और 4th डे 2:2 का रेशियो, और 5th डे आपका ये वाला रेशियो मैंने बताया ना, 2 डेज आपको ये लेना है, फिर 1 डे आपका जो पुराना वाला चल रहा है वो, फिर 2 डेज वो। ठीक है, अब यहाँ पे 6 to 8th डे में क्या हुआ, 3:1 का रेशियो हुआ, फिर 9th डे में क्योंकि आप यहाँ पे 2:2 चला रहे हो तो यहाँ पे 2:2 चलेगा। ठीक है, मतलब एक दिन पहले वाला, पहले आपने फर्स्ट डे ये चलाया, फिर सेकेंड डे आपका पूरा अपथ्य, फिर 3rd 4th डे आपने 2:2 के रेशियो से चलाया, 5th डे आपका ये वाला जो फर्स्ट डे वाला रेशियो था। ठीक है, फिर 6, 7 और 8 आपने 3:1 के रेशियो से, ये पथ्य है और ये अपथ्य है, फिर 9th डे में आपने 2:2 वाला रेशियो चलाया। इस तरीके से 14th डे से आपके सारे पथ्य आ जाएंगे। ठीक है, एक बार ये देखोगे थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है, लेकिन खुद से बना के देखोगे ना तो समझ आ जाएगा ये। ठीक है, अब इससे बेनिफिट क्या होता है कि क्रम से दूर किए गए दोषों का पुनर्भाव नहीं होगा। मतलब अगर आप सीक्वेंस में किसी दोष का शमन करोगे ना तो उसका ना वापस पुनर्उद्भव नहीं होगा, और शरीर में जो जितने भी आप गुण लाने की कोशिश कर रहे हो वो स्थिरता से आएंगे। ठीक है, अल्कोहल आप धीरे धीरे छोड़ोगे तो विड्रॉल सिम्टम्स कम आएंगे और दोबारा टेंडेंसी नहीं होगी कि आप अल्कोहलिज्म की तरफ बढ़ो। सिमिलरली ऐसा ही होता है इसमें भी, धीरे धीरे कोई चीज़ छोड़ोगे ना तो आप परमानेंटली छोड़ पाओगे, अदरवाइज आपको क्रेविंग होती रहेगी उस चीज़ की। ठीक है, अब है ना, जैसे आपको पता है प्रकृति जो होती है वो शुक्र और आर्तव का जब संयोग होता है तभी डिसाइड हो जाती है। ठीक है, शुक्र आर्तव के संयोग के टाइम पे डिसाइड होती है, तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते। अगर किसी की जैसे वातज प्रकृति है, किसी की पित्तज है, किसी की कफज है, जो जेनेटिक है वो जेनेटिक ही रहेगी। ठीक है, और इंसान को अपने प्रकृति के अनुसार भोजन करना चाहिए, यानी प्रकृति के विरुद्ध गुण का सेवन अगर आप करोगे तो वो स्वास्थ्यवर्धक है। जैसे अगर किसी की कफ प्रकृति है और वो स्निग्ध और मतलब जो कफवर्धक आहार है, मधुर रस प्रधान आहार खा रहा है, तो वो उसके लिए हानिकारक है। कफज प्रकृति वालों को रूक्ष शीत ऐसा आहार लेना चाहिए जो वात को बढ़ाए और कफ का शमन करे। ठीक है, अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है यहाँ पे कि मलायन, जो मल निकालने के लिए जो मार्ग हैं वो कितने हैं। अधोभाग यानी निचले भाग में 2 होते हैं, गुदा और मूत्र मार्ग, और आपके जो शिर भाग है ये एमसीक्यू के लिए आ सकता है। ठीक है, शिर भाग यानी ऊर्ध्व भाग में आपके 7 होते हैं, 2 नेत्र, 2 कर्ण, 2 नासिका के छिद्र और 1 मुख मार्ग। ठीक है, और जो स्वेद निकालने के लिए होता है दैट इज लोमकूप। ठीक है, ये आपका एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट नोट यहाँ से नहीं आएगा। अब मल वृद्धि और मल क्षय के कुछ लक्षण बताएं। मल वृद्धि का लक्षण क्या है, मल मार्ग में अगर हमें भारीपन फील हो रहा है तो वो मल वृद्धि के लक्षण है, और मल मार्ग में अगर हल्कापन और मल का अति उत्सर्ग यानी बहुत ही ज़्यादा यूरिनेशन हो रहा है या बहुत ही ज़्यादा मल पास हो रहा है तो वो मल क्षय का लक्षण है। ठीक है, अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, दैट इज दोषों का निर्हरण काल। देखो, माधव प्रथमे मासी, नभस्य प्रथमे पुनः, सहस्य प्रथमे च एव, हार्येद दोष संचयम। देखो, माधव का जो महीना होता है यहाँ पे उसको हम चैत्र महीने से कोरिलेट करते हैं, नभस्य आपका श्रावण होता है और सहस्य आपका अगहन काल होता है। ठीक है, चैत्र में कौन सी ऋतु होती है, वसंत, श्रावण में वर्षा और अगहन काल में शरद ऋतु। ठीक है, वसंत में किसका प्रकोप होता है, कफ का, वर्षा में वात का और शरद में पित्त का। जहाँ पे प्रकोप होता है ना वहीं पे हमें शोधन करना चाहिए, यानी वसंत में हम कफ का शोधन किससे कराते हैं, वमन से, क्योंकि कफ के लिए जो सर्वोच्च चिकित्सा है दैट इज वमन, वात के लिए जो बेस्ट चिकित्सा है दैट इज बस्ती, और पित्त के लिए जो बेस्ट चिकित्सा है दैट इज विरेचन। तो वसंत में वमन आइडियल है, वर्षा में बस्ती आइडियल होती है और शरद ऋतु में विरेचन या रक्त मोक्षण आइडियल होता है क्योंकि वो पित्त की चिकित्सा है। और इन दोषों का संचय कौन कौन सी ऋतु में होता है, कफ का संचय हेमंत में होता है, वात का संचय ग्रीष्म में होता है और पित्त का संचय वर्षा में होता है। ये तो आपसे कोई भी आंख बंद करके भी पूछ लेना तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखो, दोषों का शोधन कराने के लिए कौन कौन से प्रोसीजर्स रहते हैं। सबसे पहले प्री ऑपरेटिव प्रोसीजर्स जो होते हैं वो आपके होते हैं स्नेहन स्वेदन। ठीक है, फिर ये आपका प्रधान कर्म हो गया, प्रधान यानी जो मेन आपका प्रोसीजर है दैट इज वमन, विरेचन और बस्ती अकॉर्डिंग टू द दोषास। उसके बाद हम कराते हैं नस्य, फिर बाद में हम देते हैं रसायन और वृश्य औषध, क्योंकि ये कराने के बाद जो बॉडी होती है वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है, इसलिए हम फिर रसायन और वृश्य औषध देके वापस जो शरीर का बल है उसको स्थापित करते हैं। ठीक है, देखो, हमारी जो व्याधियाँ होती है ना वो 2 टाइप्स की होती हैं। एक होती है हमारी निज व्याधि, व्याधि हमारी 2 टाइप की हैं, निज और आगंतुज। निज और आगंतुज व्याधि में क्या डिफरेंस है, निज व्याधि जो होती है ना वो दोषों की वजह से होती है, यानी दोषों की वृद्धि या क्षय की वजह से जो व्याधियाँ हो रही हैं वो निज व्याधि है,
और आगंतुक व्याधि आपकी या तो मेंटल आपका कोई डिसऑर्डर है उसकी वजह से हो रही है, या फिर बाहर से कोई ट्रॉमा हुआ है, कोई इंजरी हुई है, ठीक है ना, किसी भी तरीके का अभिघात लगा है, अभिशाप लगा है, वो वाले जो फैक्टर्स होते हैं वो आपके आगंतुक व्याधि होते हैं। आगंतुक व्याधि के कारण क्या है? भूत, विष भक्षण, आघात, ईर्ष्या, शोक, भय, क्रोध, ठीक है। और आगंतुक व्याधि के अनुत्पत्ति मतलब आगंतुक व्याधि ना हो उसके क्या क्या उपाय हैं? प्रज्ञापराध का त्याग करना, मतलब आपको पता है कि ये चीज़ गलत है, फिर भी अगर आप वो कर रहे हो, ठीक है ना, उस चीज़ का पे त्याग करना है। इंद्रियों की शांति, स्मरण शक्ति आपकी ठीक रहे, देश काल आध्यात्म का ज्ञान, चिंतन और सदवृत्त का पालन। सदवृत्त होता है आपका कोड ऑफ कंडक्ट, जो मॉरल वैल्यूज़ होती हैं ना वो सदवृत्त होती हैं, ठीक है, उस चीज़ का पालन करना आपके आगंतुक व्याधियों का या तो उत्पन्न नहीं करेंगे या उनका शमन करेंगे। अब एक चीज़ और बताइए दधी के प्रयोग के बारे में, ये भी इंपॉर्टेंट है। दही का प्रयोग न नक्तम यानी रात्रि में नहीं करना चाहिए, ना च अपि घृत शर्करम बिना घी के बिना चीनी के हमें प्रयोग करना चाहिए, ना मुद्ग यूषम बिना मूंग की दाल, ना शौद्रम बिना हनी के, ना उष्णम दधी को कभी गर्म नहीं करना चाहिए और कभी भी आंवला के साथ नहीं लेना चाहिए, ठीक है। ये दही के प्रयोग के कुछ नियम बताए हैं तो ये आपको पता होने चाहिए। अब रोग क्या हो सकते हैं अगर आपने ये नियम नहीं फॉलो किए? ज्वर, रक्तपित्त, विसर्प, कुष्ठ, पांडु, भ्रम और कामला, ठीक है। अब जो लास्ट चैप्टर है आपका स्वस्थ चतुष्क का, दैट इज इंद्रिय उपक्रमणीय अध्याय। यहाँ का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज इंद्रिय पंचपंचक, जो आपका पदार्थ विज्ञान में भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पंचपंचक क्या होता है? पंच इंद्रियाँ, ठीक है। पंच इंद्रियों में यहाँ पे ज्ञान इंद्रियाँ हैं, ठीक है। पंच इंद्रियों के द्रव्य, अधिष्ठान, अर्थ और बुद्धि, ये होता है आपका इंद्रिय पंचपंचक। अब मन क्या होता है? मन आपका अति इंद्रिय होता है। अति इंद्रिय मतलब इन सारी जो इंद्रियों है ना उनसे भी ऊपर का एक स्थान होता है मन का। ये सत्व संज्ञक होता है। देखो हमारे मानसिक 3 गुण होते हैं, सत्व, रज और तम। जो सत्व होता है ना वो मन का होता है। चेत यानी चेतना, मन के द्वारा ही चेतना उत्पन्न होती है। सभी इंद्रियों की चेष्टा में प्रधान कारण जो होता है वो आपका मन होता है। अगर मन अपने विषय को ग्रहण नहीं करेगा तो कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं होगा। मन के जितने भी कर्म है ना वो सुख दुख आदि विषय और आत्मा की संपत्ति के अधीन होते हैं, मतलब आत्मा के अधीन होते हैं, ठीक है। मन हमेशा एक होगा और अणु होगा। लोगों को लगता है कि मन बहुत होता है, लाइक चंचल है तो हर जगह मन प्रेजेंट होगा। मन एक ही होता है और अणु होता है, एक बार में एक ही विषय को ग्रहण करता है। अब आपका ये जो टेबल है ये आपके शॉर्ट आंसर क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है, इंद्रिय पंचपंचक वाली, ठीक है। पंच इंद्रिया कौन कौन सी होती है? श्रोत इंद्रिया, स्पर्शन इंद्रिया, चक्षु इंद्रिया, रसन इंद्रिया, घ्राण इंद्रिया। पंच इंद्रिय द्रव्य क्या है? खम, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ठीक है। इन इंद्रियों के अधिष्ठान क्या है? कर्ण, त्वचा, अक्षि, जिह्वा और नासा। इंद्रियों के अर्थ शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। इंद्रिय बुद्धि, श्रोत का श्रोत बुद्धि, स्पर्श का स्पर्शन बुद्धि, ऐसे ही चक्षु बुद्धि, रसन बुद्धि और घ्राण बुद्धि। ये टेबल आपको एज इट इज याद होनी चाहिए, ठीक है। इसको अगर आपका इंग्लिश में पेपर बनता है तो 5 पेंटार्ट्स ऑफ सेंसेस भी बोला जाता है, तो कंफ्यूज नहीं होना। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज आध्यात्म द्रव्य गुण संग्रह। इसमें क्या क्या होता है ये भी एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट नोट नहीं आएगा। मन का अर्थ क्या होता है? चिंत्य, ठीक है। बुद्धि 5 टाइप की होती है, चक्षु, श्रोत, घ्राण, रसना और स्पर्श, ठीक है। और लास्ट है इसका आत्मा, ये होता है आपका आध्यात्म द्रव्य गुण संग्रह। अब देखो हर एक इंद्रियों में ना हर एक महाभूत की प्रधानता होती है। जैसे चक्षु में तेज महाभूत की प्रधानता रहेगी, श्रोत में आकाश महाभूत, घ्राण में पृथ्वी महाभूत, रसन इंद्रिय में जल महाभूत और स्पर्शन इंद्रिय में वायु महाभूत। ये आपको पता होना चाहिए फॉर एमसीक्यूज, ठीक है। अब इंद्रियों के विषयों के अतियोग या संयोग का परिणाम क्या होता है? देखो अगर इंद्रियों का अतियोग हो रहा है तो विकृति है और रोग उत्पन्न होंगे, अगर संयोग है तो बुद्धि का वर्धन होगा, ठीक है। मन का अयोग या अतियोग रोग का कारण होगा और संयोग आपका स्वस्थ का कारण होगा, क्लियर। अब जो आपका सदवृत्त है, राइट कंडक्ट्स क्या है उसके बारे में देखो बहुत चीज़ें बता रखी हैं जो एंशियंट टाइम्स के लिए इंपॉर्टेंट थी, बट कुछ पॉइंटर्स ये यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर सदवृत्त पे शॉर्ट नोट आता है तो आप ये लिखोगे तो इनफ है, लॉन्ग आंसर नहीं आता, 5 मार्क्स के लिए आएगा। सदवृत्त का पालन करने से मनुष्य एक साथ 2 लाभों को प्राप्त करता है, पहला आरोग्य और दूसरा इंद्रियों पर विजय, ठीक है। अब क्या क्या सदवृत्त हैं? देखो पक्ष में 3 बाल कटवाने हैं, थकने से पहले व्यायाम करना बंद कर दें, जोर से ना हंसें, नखों को ना बजाएं। इस तरीके से जो आप बेसिक मॉरल वैल्यूज़ हैं ना आपकी, वही सारे पॉइंटर्स हैं, तो ये आपको पढ़ लेना है, एक रीडिंग लगा लेनी है। तो यहाँ पे आपका स्वस्थ चतुष्क कंप्लीट होता है। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। नेक्स्ट लेक्चर जल्दी ही लाइव होगा, ठीक है। तो स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।